प्रमु अपने आंखों के सामने हो रही घटना पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से कांप रही थी। आकाश बेटा, ये लो फ़ोन, कुछ देर खेलो, पापा अभी आते हैं, फिर जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलूँगा। ठीक है पापा, कहकर आकाश फ़ोन लेकर एक कोने में चला गया। प्रमु गुस्से में आग बबूला होकर काली के पास आई और उनकी शर्ट पकड़ ली। यह देख पास खड़ी औरत घबरा गई और उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन काली ने उसे आंखों से रुकने का इशारा किया। वह वहीं ठिठक गई। यह देख प्रमु का गुस्सा और बढ़ गया। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन औरत है? वो बच्चा तुझे अपना पापा कह रहा है। कौन है ये लोग? काली ने ठंडी आवाज में कहा। पहचान में नहीं आ रही? ये मेरी पत्नी और बेटा है। प्रमु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं कौन हूँ? तूने कभी खुद को मेरी पत्नी समझा भी है? तो फिर बिना पत्नी जैसा बर्ताव किए मैंने 3 बच्चे को जन्म कैसे दिया? प्रमु ने गुस्से में कहा। काली उसकी बात सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई अच्छी पत्नी नहीं बन जाती। क्या तुझे पता है मेरे जीवन में कितने सपने थे? मैं अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जीना चाहता था, पर तूने सब बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करती थी। मेरे परिवार वालों ने तुझे अपनाने के लिए मजबूर किया, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने अपनी माँ से कितनी मिन्नतें की थी कि ये शादी मुझे नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कहा वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है। जो तुझसे इतना प्यार करती है उसके साथ तेरा जीवन खुशहाल रहेगा, और उन्होंने मुझे इस रिश्ते के लिए राजी करवा लिया। मैंने भी उनकी बात मान ली और तुझसे शादी कर ली, ये सोचकर कि शायद तू सच में मुझे इतना प्यार करती होगी। लेकिन शादी के बाद एक दिन भी सुकून नहीं मिला। जब तू हमारे घर आई, तूने मेरी माँ और पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। तब मुझे तुझ पर कितना गुस्सा आया, तुझे अंदाज़ा भी है। लेकिन मेरी माँ ने समझाया, थोड़ा सब्र रख, समय के साथ सब बदल जाएगा। मैं उनकी बात मानकर चुप रहा और तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने इसका फ़ायदा उठाया और भी ज़्यादा हावी होने लगी। तू ना तो मेरे घर की अच्छी बहू बन सकी और ना ही मेरी अच्छी पत्नी। तभी मुझे लगा कि तुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब तक राजा तेरे पेट में आ चुका था। मैंने सोचा कम से कम अपने बच्चे के लिए तू बदल जाएगी, एक अच्छी माँ बन जाएगी, लेकिन नहीं, तू तब भी नहीं बदली। राजा और अनु के जन्म के बाद भी तूने उन पर प्यार नहीं लुटाया। उनकी देखभाल मेरी माँ ही करती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। फिर मुझे तेरा असली चेहरा देखने को मिला। किसी ज्योतिषी की बातों में आकर तूने ये मान लिया कि तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा अभी तेरे लिए अशुभ है। तूने उसे मारने की कोशिश की। जब तेरा यह प्लान नाकाम हो गया और वो बच्चा जन्म ले चुका, तब भी तूने उसकी तरफ एक बार भी प्यार से नहीं देखा। तब मुझे तुझे मार देने का मन हुआ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं तुझसे अलग होकर अकेले चला जाऊँगा अपने बच्चे को अभी को लेकर, लेकिन तब तूने राजा और अनु को मारने की धमकी देकर मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया। कम से कम मेरे बच्चे मेरी माँ के पास रहकर तो अच्छे से पले, यही सोचकर मैंने तुझे सहन किया। जब माँ का निधन हो गया और अभी हॉस्टल में थी, तो मैं उसे बार बार देखने जाता था। ये तुझे पता चल गया और तुमने बच्चों को लेकर मुझे डराना शुरू कर दिया। लेकिन देखो किस्मत का खेल, जिन बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ सहा, वही बच्चे आज मुझे समझ नहीं सके। जब जिंदगी से उबर कर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, तब मैंने सुजाता को देखा। कम उम्र में पति को खो देने के बाद जब पूरा समाज उनके खिलाफ था, तब भी उसने हार नहीं मानी। उनका साहस और उनका मन मुझे भा गया। हमारा रिश्ता धीरे धीरे बढ़ा और उसने मुझे वो सब दिया जिनकी मैं सालों से ख्वाहिश की थी। प्यार, अपनापन, सुकून। हम साथ रहने लगे और सच कहूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कोई बेवफाई कर रहा हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था। अगर तूने सालों तक मैंने ये सच तुझसे छिपाया तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। भले ही उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आखिर में वो मेरे ही बच्चे हैं। मुझे डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनके पिता की एक और ज़िंदगी है,
तो उनके ससुराल में समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, मेरे दामाद और मेरे बच्चों के ससुराल वाले मेरी बेटियों को अपनाने से इनकार नहीं करेंगे। वो भी उनका परिवार है, इसलिए अब मैंने सारी सच्चाई बता दी। इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें दे दी। सुजाता को इनकी ज़रूरत नहीं। अब तुम और मैं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। यह कहकर उसने ठिठकी हुई पड़मू की ओर बिना देखे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ से चला गया। चाहे कोई इंसान दूसरों के लिए कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हमेशा सच्चा होता है। उनके लिए उनका प्यार हमेशा सच्चा रहता है। पड़मू वैसी ही थी। उनका काशी के प्रति प्यार सच्चा था। भले ही वो कुछ भी कर चुकी हो, भले ही उसने अपने ही बच्चे का इस्तेमाल पैसे के लिए किया हो, लेकिन उसका काशी के प्रति प्यार सच्चा था। क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करना नहीं सीखा था, इसलिए वह काशी के प्रति अपने सच्चे प्यार को दिखा नहीं सकी। उसे यह भी समझ नहीं आया कि कैसे दिखाएं। हर बार जब वह गुस्से में बोलता तो उसे डर लगता कि कहीं वह उसे छोड़कर न चला जाए। इसी डर से उसने बार बार अपने ही बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे अपने पास रोके रखा। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही प्यार उसे इस तरह अलग कर देगा। बच्चों ने उसे ठुकरा दिया, फिर भी उसका दिल नहीं टूटा। लेकिन जब उसने काशी को किसी और औरत के साथ जाते देखा, तब उसका दिल तड़प उठा। उसे पता भी नहीं चला कि वह कैसे घर वापस आ गई। जीवन में पहली बार उसने अकेलेपन का दर्द महसूस किया। पहले भी वह अकेली थी, लेकिन उसका मन इतना टूटकर नहीं बिखरा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा मोहल्ला अपने अपने परिवारों के साथ खुश था। कहीं पति पत्नी बातें कर रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं बहुएं सास ससुर की देखभाल कर रही थी, कहीं दादी पोते हंसी मजाक कर रहे थे। उसे देखकर उसका दिल अपने परिवार के लिए तरस उठा। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि जिस अकेलेपन और तिरस्कार को उसने बचपन से लेकर अब तक अभी को दिया था, वही अब उसे मिल रहा था। बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ी सजा होती है। काली अपने बेटे को गोद में थपथपाकर सुला रहा था। तभी उसने सामने किसी की परछाई देखी और सर उठाकर देखा। सामने सुजा खड़ी थी, जो उसे खाने के लिए बुला रही थी। काली ने सिर्फ अपनी आंखों से इशारा किया, जाओ। बिना बच्चे की नींद खराब किए उसने धीरे से उसे गद्दे पर सुलाया और फिर बाहर आ गया। सुजा ने उसे नीचे बिठाया, उनके लिए खाना परोसा, लेकिन उनकी नज़रें बस काली के चेहरे पर टिकी रही। काली समझ गया कि वह किसी सवाल का जवाब चाह रही थी। वह जल्दी जल्दी खाना खत्म करके हाथ धोता हुआ बोला, क्या पूछना चाहती हो? मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रही हो? अब पूछ लो। सुजा ने हिचकिचाते हुए कहा, आज आपने अचानक पड़मू से सारी सच्चाई कह दी और इसे कैसे सहेंगी? कम से कम एक बार जाकर उन्हें देख आइए कि वह कैसी है। काली ने हैरानी से सुजा को देखा। कैसी औरत है यह? उसे यह जानते हुए कि वह उनके पति की दूसरी पत्नी है। कभी भी काली को अपने अधिकार में लेने की कोशिश नहीं की, और अब जब काली ने पहली पत्नी को सच्चाई बता दी तो यह उसी के लिए परेशान हो रही थी। क्या कोई औरत ऐसा भी हो सकता है? काशी ने सोचा, काश मैंने पहले ऐसी औरत को पाया होता, लेकिन सब किस्मत का खेल है। वह बोला, आखिर मैं कितनों तक उसे धोखे में रख सकता था? कभी न कभी तो बताना ही था। सच तो यह है कि मुझे उसे कोई लगाव नहीं था। हर दिन उसे देखने जाने के लिए कोई न कोई झूठ बोलना पड़ता था। उससे सच्चाई छिपाने का बोझ मेरे अंदर एक अपराध बोध बन गया था। मैं सोचता रहता था कि कैसे कहूँ, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, इस डर से नहीं कह पाया। लेकिन आज मेरे तीनों बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल गया है और मैं भी उसी इंसान के साथ रह रहा हूँ जिसे मेरा दिल चाहता था। यही मुझे हिम्मत
सच्चाई बताने के लिए मिली, पर वो बहुत मजबूत है, वह कुछ नहीं करेगी। लेकिन शायद वह अभी सोच रही होगी कि कैसे हमसे बदला ले या हमें अलग करे, कौन जानता है। खैर, अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बस 1 महीने में हम दूसरे शहर चले जाएंगे। सूजा चौंक गई। पर क्यों? काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे किसी के कुछ कहने से डर नहीं लगता, लेकिन तुम कब तक लोगों की नज़रों से बचकर घर में छिपी रहोगी? जब भी बाहर जाओगी, लोग देखेंगे, बातें करेंगे। तुम डरकर मेरे साथ बाहर आने से बचती हो। मेरे बच्चों की आंखों में जो सवाल हैं, उनका जवाब मैं कैसे दूं? अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? परमू को देखकर तुम्हें डर क्यों लगता है? डर कर सोचने के बजाय हमें कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डालकर चैन से और शांति से जीना चाहिए। सुजा बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। काली ने उसे टोका। क्या हुआ? सुजा बोली। आपने परमू को सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने यह क्यों नहीं बताया कि आकाश आपका बेटा नहीं है? काली की आंखों में हल्का सा गुस्सा झलक आया। क्या कहा तुमने? अभी भी तुम्हारे मन में वही शक है? मैंने पहले ही कह दिया, वह मेरा बेटा है। मैं उसे किसी के हवाले नहीं करूँगा। अगर कोई उसका पिता है तो वह सिर्फ मैं हूँ। मैंने उन तीनों बच्चों के लिए अच्छा पिता बनने की कोशिश की, लेकिन आकाश के लिए मैं एक बेहतरीन पिता बनना चाहता हूँ। जब आकाश बड़ा होगा और उसे कोई पूछेगा कि उसका पिता कौन है, तो वह गर्व से कहे, मेरे पिता जैसा कोई नहीं। मेरे बच्चे मुझे घृणा से नहीं देखेंगे, इसलिए अब इस बारे में मत बोलो। अगर यह बात बच्चे के कानों में पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब जाओ और जाकर सो जाओ आराम से। काली ने गुस्से में कहा और वहाँ से चला गया। सूजा उसे जाते हुए देखती रही। कितना अनोखा इंसान है यह। उसने मेरे पहले पति के बेटे को बिना किसी भेदभाव के अपनाया, अपने बेटे की तरह प्यार दिया। जब मैं अपने पति के बिना समाज में संघर्ष कर रही थी, तब इसने मेरा सहारा दिया, मेरे आंसू पोंछे। उसने सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और अंदर चली गई। जैसा कि पहले कहा गया था, कोई व्यक्ति भले ही दुनिया के लिए बुरा हो, लेकिन किसी न किसी के लिए वह अच्छा होता ही है। काली भी सुजा के लिए ऐसा ही इंसान था। राजा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। अनु अभी की मनचाही तैयारियां पूरी की जा रही थी। उस दिन छुट्टी थी, इसलिए सभी लोग आदि के घर पर इकट्ठा हुए थे। जब आदि और अक्षय शादी की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे, राजा ने सुना और कहा, आदि तुम इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए भी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन्हें छोड़कर तुम इस शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मिठाई बना रहे हो? उसने पूछा तो सभी उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। यहाँ वह इतनी गंभीर बात कर रहा है और तुम्हें मिठाई चाहिए? अरे हटो अक्षय भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मुझे हल्की भूख लगी है और मेरे पेट में जो तुम्हारी भांजी, उसे भी दीदी के पेट में जो तुम्हारा भांजा है, उसे भी तुम्हारे हाथ का मिठाई चाहिए। बना दोगे? उसने मासूम से चेहरा बनाते हुए पूछा। राजा जोर से हंसते हुए उठा और उसके पास आकर, अगर तुम सामान्य से कहती तो भी मैं बना देता, और अब जब तुमने मेरे भांजे और भांजी का नाम लिया है तो क्या मैं मना कर सकता हूँ? लेकिन एक बात, पहले ही तुम बहुत खाती थी और अब जब तुम्हारे पेट में यह छोटा मेहमान आ गया तो तुम डबल खा रही हो। ध्यान से खाओ, वरना हमें ही तुम्हें पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। आदि, उसने नकली गुस्से में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। राजा, तुम्हें क्या परेशानी है? आदि ने थोड़ा जोर से कहा। मुझे कोई परेशानी नहीं है भाई, लेकिन देख लो, तुम अपनी पत्नी से इतना लाड प्यार दे रहे हो, जब बच्चा आ जाएगा तो तुम्हें 2 बच्चों को संभालना पड़ेगा। एक उधर भागेगा, दूसरा उधर, फिर तुम नौकरी छोड़कर बस उनके पीछे ही दौड़ते रहना। वो सब मैं संभाल लूँगा। तुम जाकर पहले मेरी पत्नी के लिए मिठाई बना दो। आज सिर्फ मिठाई नहीं, पूरा दोपहर का खाना मैं ही बनाऊँगा। अरे वाह दीदी, क्या तुम्हें पता है भैया कमाल का खाना बनाते हैं?
मैं और कायल उनके खाने के दीवाने हैं। बल्कि कायल ने भैया से शादी के लिए हाँ इसीलिए की थी क्योंकि उन्हें खाना बनाना आता था। सच में हाँ, कायल ने कई बार कहा कि अच्छे से खाना बनाने वाला पति मिलना ही भगवान का दिया हुआ वरदान है। कम से कम उसे तो यह वरदान मिला, हमारी तरह नहीं है। अरे, क्या हमें खाना बनाना नहीं आता जो तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? यही तो सच्चाई है। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन क्या आपने कभी हमारे लिए खाना बनाया? जब भी कुछ मांगा तो बस लाकर दे दिया, और अगर बहुत ज़्यादा जोर दिया तो चाय कॉफ़ी मिल गई। वह भी तब जब मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके पहले तो वह भी नहीं। सच में कायल बहुत लकी है। ओह, ऐसा है क्या? तो ठीक है बहनों, अब तैयार हो जाओ। आज मैं और अक्षय राजा के साथ मिलकर खाना बनाने वाले हैं। तब समझ आएगा कि हम कितने बेहतरीन हैं। अरे नहीं आदि, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी तो बस मजाक में कह रही थी। हम भी बहुत लकी है, इसके लिए तुम क्यों खाना बनाने जा रहे हो? रहने दो, राजा बना देगा। तो फिर इस सच्चाई को मान लो, अगर तुम लोगों ने कुछ बना दिया और हमारे पेट और मुंह दोनों का हाल खराब कर दिया तो हमें तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो अंदर हमारा बच्चा है उसका क्या? इसलिए ही तो मैं कह रही थी कि तुम लोग मत जाओ, और कोई कारण नहीं है। ओह, ऐसा है? वो हमारा बच्चा भी तो है, हमें भी उनकी चिंता है। और आज बच्चों के लिए उनके पापा खुद खाना बनाएंगे, और जब पापा बनाएंगे तो वे और भी खुश और स्वस्थ रहेंगे। अब तुम सब चुपचाप देखती रहो। राजा को साथ लेकर वह किचन की ओर बढ़ गया। सुन लो सब, राजा की कुकिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। अंदर जाकर कुछ भी बनाने की कोशिश मत करना, और फिर राजा के बनाए खाने को उठा कर ले आना। अगर ऐसा किया तो सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, सावधान। अभी ने जोर से कहा। आदि और अक्षय मुड़कर उसे घूरते हुए किचन में चले गए। घर के सभी सदस्य इस प्यारी नोक झोंक का मजे ले रहे थे। क्या दीदी खाना बनाने गए थे? लेकिन इतनी देर हो गई, किचन से सिर्फ बर्तनों की आवाज़ और बातें ही सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई महक तक नहीं आ रही। ये लोग सच में खाना बना रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी इनका खाना बनाना इतनी जल्दी भरोसा करने वाली बात नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं। दीदी और छोटी बहनें ईगल की नज़रों से किचन की ओर देख रही थी, जबकि बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अक्षय बाहर आया और अनु को आत्मविश्वास भरी नज़रों से देखते हुए बोले, दादी माँ, खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए, और हाँ, तुम दोनों भी। अनु और उसकी बहनें उन्हें लापरवाही से देखते हुए आई और टेबल पर बैठ गई। सब आ गए तो, लेकिन जल्दी से खाना परोसिए। आखिर 2 घंटे में तुम लोगों ने क्या क्या बनाया, यह देखना तो बनता है। हाँ हाँ, जल्दी लाओ, अनु और अभी आदेश देने वाले अंदाज में बोली, जिसे देखकर दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए खुद परोसा खाना लाकर टेबल पर रखना शुरू कर दिया। राजा एक कोने में खड़ा होकर मज़े से सब देख रहा था। खास कोई भव्य दावत नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी एक कड़ी सब्जी, रसम, पापड़, अभी की फरमाइश पर बनी मिठाई तैयार थी। साथ ही अनु की पसंदीदा केसरिया मिठाई और आम का अचार भी था। यह देखकर दादी और माँ गर्व से अपने बेटे की ओर देखती हुई खाने लगी। राजा, ये सब तुमने बनाया? तो फिर ये दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे थे? नहीं अभी, कुछ भी बोलने से पहले स्वाद चख कर बताना। उससे पहले कोई कमेंट नहीं, राजा हंसते हुए बोला। इसके बाद दोनों बहनें चुपचाप भोजन की थाली में हाथ डालकर भगवान का नाम लेकर पहला निवाला मुंह में रखती है। दोनों पुरुष अपनी पत्नियों को देखते रहे। पहले संकोच से खाने वाली दोनों महिलाओं के चेहरे पर अचानक बदल गए। स्वाद के आनंद में उनकी आंखें चमक उठी। यह देखकर उनके पति बड़े गर्व से मुस्कुराए। अभी अनु, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, तुम्हारे पति ने ही पूरा खाना पकाया। अभी जो मिठाई तुमने मांगी थी उसे आदि ने बनाया, और अनु, तुम्हारी पसंदीदा केसरिया मिठाई अक्षय ने तैयार की, कैसी लगी? अब तुम दोनों खुद अपने पतियों को बताओ, मुझे अब बहुत ज़रूरी काम है, मैं निकलता हूँ, ओके बाय, कहकर राजा वहाँ से चला गया। दादी और माँ भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई।
आदि ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, कैसा लगा हमारा खाना? ठीक था ना? अनु और अभी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी थाली उठाकर अपने पतियों के हाथों में थमा दी और मुस्कुराते हुए बोली, कमरे में आ जाओ। यह कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। आदि और अक्षय एक दूसरे को देखकर सोचने लगे, अब ये क्या कहने वाली है। जब अक्षय कमरे में गया तो देखा कि अनु बिस्तर पर बैठी है। आओ यहाँ आकर बैठो, अनु ने कहा। अक्षय छोटे बच्चे की तरह थाली लेकर पास गया और अनु के जवाब का इंतजार करने लगा। फिर अनु ने उसे अपनी ओर खींचकर उसके गालों माथों पर प्यार से गहरा किस दिया। मैंने तुम्हें किस किया, पता चला? अनु ने शरारती अंदाज में पूछा। अक्षय ने सर हिलाकर ऐसे जताया मानो उसे कुछ भी न पता चला हो। यह देखकर अनु मुस्कुरा उठी। फिर अचानक उसने अक्षय के होठों को हल्के से काट लिया और बोली, पहली किस क्योंकि मेरे पति ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। दूसरी किस क्योंकि उन्होंने मेरे लिए खास तौर पर खाना पकाया। सच में खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम्हारे हाथों से और भी ज़्यादा खा चुकी होती। तो अब क्या दिक्कत है, खाना बनाने की बाद में पहले जो तुमने बनाया वो खिलाओ। कब तक देखते रहोगे? तुम्हारा बेटा भूख से तड़प रहा है। अक्षय हंसते हुए अपनी पत्नी और बेटे को खाना खिलाने लगा। आदि जब अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अभी कहाँ है? वह उसे खोजने लगा। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। आदि चुपचाप बैठ गया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। कहीं हमारे बनाए खाने से उसे उल्टी तो नहीं हो गई? ओह, मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान से बनाना, लेकिन हम तो जोश में बना बैठे। अब अगर सच में उसे उल्टी हुई तो? लेकिन नीचे तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने अच्छा रिएक्शन दिया था। कहीं हमने गलत समझ लिया हो? कहीं वो मुझे पीटने के लिए तो कमरे में नहीं बुला रही? वह गंभीरता से सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने चौंक कर नीचे देखा। वह उसकी गोद में बैठी, दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए बस उसकी आंखों में दिख रही थी। आदि कुछ पलों तक उस नज़रों में खो गया, फिर अचानक होश में आकर बोला, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? कहीं उल्टी तो नहीं आई? सॉरी डियर, तुमने मना किया था, फिर भी मैंने अपनी जिद में बना दिया। रुको, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ। लेकिन अभी ने उसे रोका नहीं, ना ही कुछ कहा। वह अब भी उसी तरह उसकी आंखों में दिख रही थी। फिर धीरे से बोली, कैसे कर लेते हो तुम ये सब? इतनी शिद्दत से प्यार कैसे कर सकते हो? मैंने जो भी कहा तुमने बिना एक बार सोचे कर दिया। और जब मैंने तुम्हारे हाथ का पहला निवाला खाया तभी समझ गई थी कि तुमने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया है। क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? तुम्हारा प्यार तो मेरी सांसें रोक रहा है। यह कहकर उसने उसकी गाल को हल्के से काट लिया। आदि जोर से हंस पड़ा और बोला, मेरा जन्म ही शायद तुम्हें प्यार करने के लिए हुआ है। अभी मेरी हर सांस बस तुम्हारे प्यार में ही बसती है। लेकिन सच बताओ, खाना सच में अच्छा लगा? बहुत बहुत ज़बरदस्त था। अगर मायके में होती तो पूरा चट कर जाती। अब तो मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ ख्याल ही नहीं बल्कि मैं भी दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला। यह कहते हुए उसने फिर से उसे चूम लिया। आदि शरारती अंदाज में बोला, अरे रहने दो ना, वैसे भी मैं खुद को 2 महीने से कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे और बहका रही हो। अभी मुस्कुराते हुए बोली, बहका तो तुम भी रहे हो, और वैसे भी तुम दिन ब दिन मेरी नज़रों में और ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पूरा खा जाऊं, लेकिन अभी पूरा नहीं खा सकती, तो थोड़ा थोड़ा काट कर ही सही। यह कहकर उसने फिर से हल्के से उसे काट लिया। आदि शर्म से लाल पड़ गया और उसे छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्या अभी की नज़रों से वह बच सकता था? इस पर उसकी प्रेगनेंसी की हार्मोन्स और तेज़ी से उबाल मारने लगे और वह प्यार से उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसकी तेज़ी देखकर आदि घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वह खुद भी बहक न जाए, इसलिए उसने बात को घुमाने के लिए कहा, तुमने कहा कि खाना अच्छा लगा तो फिर नीचे ही खाकर आना था ना? अभी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया।
नीचे तुम्हारी गोद में बैठकर, तुम्हारी गर्दन में लिपट कर तुम्हें काटते हुए तुम्हारे हाथ का खाना खा सकती हूँ क्या? इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई, अब जल्दी से खिलाओ। आदि उसकी इस अदा पर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसे चावल खिलाने लगा। साथ ही वह उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। तुम भी खाओ ना प्लीज, अभी ने कहा। नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। नहीं, अभी खाना पड़ेगा, वह जिद करने लगी। आदि ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह में एक कौर रखा, लेकिन अभी को चबाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल आदि ने वही कौर अपने होठों से छीन लिया। अभी हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन आदि ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह कुछ भी न किया हो। वो फिर से उसे खाना खिलाने लगा। अभी ने भी शरारत में उसकी उंगलियों को हल्का सा काट लिया। फिर उस रात प्यार, शरारत, मीठी नोक-झोंक और ढेर सारे खाने के साथ उसकी खूबसूरत यादें शामिल हो गई। गाने पर नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ अदिति, कौशल, वैष्णवी, विष्णु और विजय भी नाच रहे थे। उनके बीच राजा कोट सूट पहने हुए अपनी दुल्हन का हाथ थामे सांस से चलता हुआ आ रहा था। आज उनकी रिसेप्शन का दिन था और कल सुबह शादी होने वाली थी। पूरे मंडप में सबकी नज़रें सिर्फ नवविवाहित जोड़े पर थी, लेकिन राजा और उनकी दुल्हन की नज़रें मंडप की सजावट पर टिकी थी। मंडप बेहद भव्य था, लेकिन उतना ही खूबसूरत और शालीन भी। इस पूरे सजावट की जिम्मेदारी राजा की दो बहनों ने संभाली थी। गर्भवती पत्नियों को उनके पति कोई काम करने नहीं देते, फिर चाहे वह खुद ही सारे काम क्यों न संभाल लें, लेकिन हर काम के लिए क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब की लिस्ट बनाकर निर्देश देने वाली उनकी पत्नियां ही होती हैं। इस मंडप में सजावट से लेकर फूलों की लड़ियों तक हर चीज़ उनकी पसंद से तय हुई थी। यहाँ तक कि पूरा विवाह मंडप भी उनकी पसंद का था। पति के लिए उनकी पत्नी की हर बात एक मंत्र की समान थी और वे इस इच्छा को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब भी वे इधर उधर दौड़कर व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें टिकी थी पहली पंक्ति में उदास बैठी उनकी पत्नियों पर। जहाँ एक ओर दूल्हा दुल्हन के कैमरों के सामने जोड़े में पोज दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर अभी अनु उदास चेहरों के साथ बैठे थे। अनु का 9वां महीना चल रहा था और अभी को अभी गर्भधारण की पुष्टि हुई थी, इसलिए दोनों को सावधानी बरतनी थी। परिवार ने सख्ती से कहा था कि वे कोई काम ना करेंगे, लेकिन जब अभी ने सहारे के लिए आदि को बुलाया तो उसने गुस्से में जवाब दिया। इससे अभी और उदास हो गई। उसे मनाने के लिए पति पत्नी दोनों पूरे 2 घंटे कमरे में बंद रहे। जब अभी बाहर आई तो उसका चेहरा अब उदासी से आगे बढ़ चुका था। गुस्सा भूलकर वह शर्माकर लाल हो रही थी। इसका कारण सिर्फ एक ही शख्स था। अब जब सभी पति अपने काम खत्म कर चुके थे तो वे अपनी पत्नियों के पास आकर बैठ गए, पर उनकी पत्नियों के चेहरे पर अब भी वैसे ही बने रहे। आज तुम्हारे भाई का रिसेप्शन है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए हैं? देखने वाले क्या सोचेंगे? घर में भी उदास बैठे थे, तुम दोनों को समझा बुझाकर यहाँ लाए और यहाँ भी उदास रहने का क्या मतलब? अरे दया, तुमने मुझे डांस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम ही तो कहा था कि रिसेप्शन में सब कुछ चाहिए। अगर इसमें डांस ना हो तो यह पूरा कैसे लगेगा, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था करवाई। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? देखो सब कितने अच्छे से नाच रहे हैं। हाँ, सब बहुत अच्छे से नाच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं नाच पाई। सच में हमारे इकलौते भाई की शादी हो रही है और हम यहाँ बैठे बस तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अनु, तुम्हें इसमें क्या बुरा लग रहा है? अगली शादी अदिति की है, तब तक तुम्हारा बच्चा भी पैदा हो जाएगा, फिर तुम मज़े से नाचना, कौन रोकने वाला है? इतना कहते ही अनु के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन अभी का चेहरा और भी बुझ गया। पर तब तक मेरा बच्चा भी छोटा ही रहेगा, तब भी क्या मैं नाच पाऊंगी? तो मैं आखिर कब डांस करूंगी? अरे मेरी प्यारी बच्ची, क्या इतनी छोटी छोटी बातों पर दुख होते हैं? अगर उनकी शादी खत्म हो जाएगी तो क्या हुआ? अभी तुम्हारे 3 और दोस्त बचे हैं, उनकी शादी में नाच लेना। अगर वह भी देर से होगी और तुम्हें जल्दी डांस करना है तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा तुम नाच लेना, उनकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगर तुम्हें कमरे में नाचना पसंद नहीं तो हॉल में नाचो
और अगर वह भी पसंद नहीं तो जब हमारी बेटी का नामकरण संस्कार होगा तब नाच लेना, उस फंक्शन में कौन तुम्हें रोकने वाला है। सच में तो फिर मैं, मेरा बच्चा और मेरा पति तीनों मिलकर नाचेंगे। हाँ, अब पूरा शहर हमें देखेगा कि कितना अच्छा परिवार है। आदि ने हंसते हुए कहा। हाँ, सच में बहुत अच्छा परिवार है। मेरी पत्नी जो भी चाहेगी मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब फ़ोटो खिंचवाने चलते हैं। देखो, तुम्हारे भाई की नज़रें हम पर ही टिकी है। अगर हम और रुके तो वह खुद नीचे आ जाएगा। कहते ही वह सबको साथ ले गया और अलग अलग तरह की तस्वीरें खिंचवाईं। जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे तो एक कमरा ऐसा भी था जहाँ एक जोड़ा अपने प्यार को और भी गहरा बना रहा था और अपने विवाह के सपने संजो रहा था। अंधकार हटकर उजाला आने से पहले ही मंडप में हलचल मच चुकी थी। राजा और कयाल की शादी के लिए सब उठकर तैयार हो रहे थे। मंडप में बैठकर राजा पंडित जी द्वारा बोले गए मंत्रों का उच्चारण दोहरा रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार दुल्हन के कक्ष की ओर थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि आदि अक्षय की निगाहें भी वही जमी थी। सुबह से अब तक इन दोनों ने अपनी पत्नियों को नहीं देखा था, इसलिए अब बेताबी और बढ़ गई थी। तीनों की इस बेचैनी को खत्म करने के लिए मानो देवदूत के समान स्त्रियां मंडप में आईं और पुरुष तो बस उन्हें देखकर मोहित रह गए। दुल्हन के जोड़ों में कयाल की चमक निराली थी, जबकि मातृत्व की आभा से अन्नपूर्ण और अभी का चेहरा चमक रहा था। यह दृश्य देखकर पुरुषों के चेहरे पर भी वैसे ही चमक आ गई। बस बहुत हो गया, अब पोंछ लो अपना मुंह, कौशल ने चुटकी लेते हुए कहा। सुबह तुम जितना अदिति को देखकर चकित हुए थे उसके मुकाबले तो हम बहुत कम चकित हुए हैं। राजा ने तुरंत कौशल की टांग खींच दी। कौशल ने यह सुनकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। राजा ने कयाल के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जो शादी कभी संभव नहीं लग रही थी, आज पूरी होते देख दुल्हन की आंखें चलक उठी, लेकिन उसके आंसू धरती पर गिरने से पहले ही राजा ने उन्हें अपने हाथों में थाम लिया। अपनी नजरों से मनाकर कह दिया, अब ये आंसू तुम्हारे नहीं है प्रिय। और फिर उसके माथे पर प्यार से किस दिया। यह दृश्य जोड़ों की भीड़ के बीच खड़ा होकर प्रमु देख रही थी। अपने बेटे की शादी में एक माँ के रूप में उसे कोई स्थान नहीं मिला। किसी ने उसे बुलाने की जरूरत नहीं समझी। जब सब पास आ रहे थे तो वह खुद दूर जा रही थी, और जब वे दूर खड़े थे तो वह उनके परिवार और समीपता के लिए तरस रही थी। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ बदल जाता है? इसलिए अपने बच्चों को खुद से दूर रखते हुए भी वह अनजान भीड़ में खड़ी होकर अपने इकलौते बेटी की शादी को बस देखती रही। ठीक वैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर काली अपने बेटे को और जोड़ों में खड़ी अपनी बेटियों को निहारता रहा। खुशी के आंसू बहाते हुए उसने सोचा, बस यही खुशी काफ़ी है इस जीवन को जीने के लिए। यही सोचकर वह अपने बेटे और पत्नी के साथ इस गांव को छोड़कर किसी और शहर जाने का निर्णय ले चुका था। गांव छोड़ने का एक कारण सुझा थी, जो दूसरा कारण उसके अपने बच्चे ही थे। चाहे आज ही नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन जब उनके बच्चों को उनकी सच्चाई पता चलेगी तो वे इसे अपराध बोध में ना जिएं। यही वह चाहता था, चाहे वो उसे गलत समझे या सही, यह उनके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी था कि उसके बच्चे शांति से जी सके, और इसी सोच के साथ वह इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। हर दिन जब वह प्रार्थना करता था तो उसकी हर प्रार्थना में उनके बच्चों की भलाई के लिए भी जगह होती। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जब कयाल ने आदि से कहा कि मेरे पिता को इस शादी में नहीं आना चाहिए, तो अपनी सौतेली बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए तो उसने जल्दबाजी में शादी में शामिल होने के लिए निकल चुके कयाल के पिता को एक महत्वपूर्ण काम में उलझाकर वहाँ फंसा दिया। अब एक हफ्ते तक वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अग्नि की परिक्रमा करके, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर, अलग अलग तरह की तस्वीरें खिंचवाने के बाद कयाल अपने ससुराल में पहला कदम रख चुकी थी। राजा ने अपनी माँ को जो कुछ भी दिया था, उसके अलावा अपनी बचत से 3 बेडरूम वाला एक किराए पर घर लिया था। उन दोनों के लिए यह घर बहुत बड़ा था।
लेकिन फिर भी उसने यह घर इसलिए लिया था ताकि उसकी बहनें जगह की कमी बहाना बनाकर यहाँ आने से झिझके नहीं। ससुराल में प्रवेश करने के बाद दीपक जलाया और पूरे परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी लोग बैठकर आदि की रस्मों और मज़ेदार खेलों में जुट गए। चारों ओर हंसी ठिठोले का माहौल था। कयाल की सहेलियों के साथ मिलकर अभि ने उसे खूब चिढ़ाया। पहले से हुई घबराई हुई कयाल उनकी बातों से और भी ज़्यादा शर्म से लाल पड़ गई। हाथ पैर कांपने लगे। जब उसके चेहरे का डर और बढ़ा तो सबने उसे और चिढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर में सबको डांट कर वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन वहां जाते ही उसका डर और भी बढ़ गया। भले ही उसने राजा से प्यार किया था, लेकिन वह कभी उनके साथ अकेली नहीं रही थी। ना ही उसे गले लगाया, ना उसके साथ घंटों बैठकर बातें की। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी उन्होंने कभी ज़्यादा लंबी बात नहीं की थी। जब भी वे मिलते तो बस एक हल्की नज़रें मिलती या एक छोटी सी मुस्कान। इन्हीं पलों में उनका प्यार धीरे धीरे पनप रहा था। ऐसे में अचानक जब उसे राजा के साथ एक ही कमरे में अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ना था, तो एक लड़की को जो स्वाभाविक घबराहट होती है, वही घबराहट कायल को भी होने लगी। ऊपर से उनकी सहेलियां और चिढ़ा रही थी, वह पुलिस में है इसलिए वह तुझसे सख्ती से पेश आने वाला है, संभल कर रहना। यह सुनकर कयाल और डर गई। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। फिर हल्के से सर उठाकर देखा, राजा उसे ही देख रहा था। उनकी निगाहें इतनी गहरी थी कि कयाल को और भी ज़्यादा कांपने लगी। फिर उसने झट से सर झुका लिया। तभी उसने सुना राजा उसके करीब आ रहा था। इससे भी ज़्यादा उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही सांसें तेज सुनाई देने लगी। तभी उसके कानों में राजा की आवाज़ आई। ऐसे ही कितनी देर खड़ी रहने वाली हो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ और उसके गर्म सांसों की हल्की छुअन से कयाल का पूरा शरीर सिहर उठा। राजा ने उसके हर छोटे छोटे हाव भाव को नोटिस किया। जब उसने कयाल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वह कांपने लगी। उसकी झिझक को समझते हुए राजा मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, इतना क्यों डर रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? अगर कोई हमें इस हालत में देख ले तो वो हमारी लव मैरिज पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि सोचेंगे कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती भगा कर शादी की है। इसके हल्के से मजाक से कयाल भी थोड़ा सहज हो गई। सच में हमारी लव स्टोरी कितनी अजीब है। राजा आगे बोला, हमने कभी अकेले में समय नहीं बिताया, यहाँ तक कि 10 मिनट भी ढंग से बात नहीं की। हर किसी के सामने तुम इतना बोलती हो, लेकिन जब मैं सामने आता हूँ तो एकदम चुप हो जाती हो, जैसे कोई नागिन सपेरी की बीन पर शांत हो जाती है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद कम से कम तुम खुलकर बात करोगी, पर यहाँ तो मैं ही फंस गया। कयाल ने यह सुनकर राजा को हल्का सा चिकोटी काट लिया। अरे क्यों काट रही हो? क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे जैसे को मिला, यही तुम्हारा नसीब है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं था। हर बार बस शिकायत ही करते रहते हो। अब देखो, ऐसे भी कोई बात करता है? कयाल ने राजा का चेहरा हल्के से घुमा दिया। राजा मुस्कुराया। अरे पहले तो मुझे देखकर डर जाती थी, अब इतनी बेबाकी से बोल रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? शादी हो गई है ना? पहले मैं बस कयाल थी, लेकिन अब मैं पुलिस अफसर राजा की पत्नी हूँ, तो जाहिर है मुझे हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। पत्नी शब्द सुनते ही राजा के मन में एक मीठी सी गर्माहट भर आई। अच्छा तो दिखाओ जरा वो हिम्मत। कहते हुए उसने कयाल का चेहरा धीरे धीरे अपने करीब खींचा। कयाल की पलकें तेजी से झपकने लगी। अचानक इतनी नज़दीकी से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके भीतर उठती अनजान भावनाओं को दबाने के लिए उसने हल्के से अपने होठों को काट लिया। राजा उनकी हर हलचल को गौर से देख रहा था। उसकी झिझक, उसकी बेचैनी, सब कुछ उसे और भी करीब खींच रहा था। उसने कयाल की आंखों में देखा, मानो उसकी इजाज़त मांग रहा हो। और जब कयाल की नज़रें झुकी तो राजा ने हल्के से उसकी कांपते होठों को अपने होठों से छू लिया। उस पल राजा उसमें डूब गया और कयाल राजा में खो गई। कॉलेज के गेट पर अभि और कयाल बेचैनी से खड़े थे। कुछ ही देर में एक कार तेजी से आकर उसके सामने रुकी।
कार रुकते ही दोनों झटपट अंदर बैठ गए। बिना समय गवाए आदि ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। दीदी की अभी कैसी तबीयत है? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? पता नहीं अचानक दर्द बढ़ गया तो हॉस्पिटल ले गए। मैंने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। अब हम सीधे वहीं जा रहे हैं। कयल, तुमने राजा को बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे। ठीक है। आदि ने कार की स्पीड बढ़ा दी। तीनों के मन में बस एक ही चिंता थी, अनु। जैसे वे अस्पताल पहुंचे, वहां मौजूद लोगों से अनु के वार्ड के बारे में पूछताछ की और तेजी से उस ओर बढ़ गए। डिलीवरी रूम के बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अंदर से अनु की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। अनु की चीख सुनते ही आदि एक पल के लिए कांप गया। अभी और कयल जाकर परिवार वालों से बात करने लगे। डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा कब तक होगा? आदि चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी और कान बस अंदर से आती अनु की आवाज पर। उस समय जैसे ही डॉक्टर आए, सभी लोग उनकी ओर बढ़े। बच्चे के जन्म में अभी और समय लगेगा, कृपया इंतजार करें। यह कहकर डॉक्टर चले गए। यह सुनकर आदि को गुस्सा आ गया। उसने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। उसके हिसाब से जैसे ही दर्द शुरू होता है, अस्पताल ले जाकर तुरंत बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी लंबी और तकलीफदेह होती है, यह उसे पहले समझ नहीं आया था। अब अनु की चीखें सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया था। ऊपर से डॉक्टर का ऐसा जवाब उसे और गुस्से में डाल रहा था। ये लोग इतनी लापरवाही से बात कैसे कर सकते हैं? अनु वहाँ इतनी तकलीफ में है और ये बस ऐसे कहकर चले गए। गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह सही समय नहीं है इसे दिखाने का। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। परिवार के बड़े बुजुर्ग सभी मंदिर में मन्नतें मांग रहे थे। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होकर घर लौटे। अक्षय बेचैनी से अपने हाथ मलता खड़ा था, जबकि अभी और कयल बाकी को सांत्वना देने में लगे थे। राजा अक्षय के पास ही खड़ा था। लगभग 1 घंटे के संघर्ष के बाद अनु ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनते ही सभी के दिल को जैसे सुकून मिल गया। आदि समेत कुछ देर बाद डॉक्टर आए और खुशखबरी सुनाई, लड़का हुआ है। आदि ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर, ये बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि बेटा होगा। बस ये लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब प्लीज़ जोर से इन्हें बता दीजिए, हमने पहले ही कहा था कि बेटा ही होगा और देखिए वही हुआ। अब आगे के सारे इंतजाम आपके। यह कहकर आदि ने सबको थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद नर्स नवजात शिशु को लेकर आई। सबसे पहले परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी ने बच्चे को अपने गोद में लिया। अपने परपोते को देखते ही उनके झूरीदार चेहरे पर गर्व और खुशी का एक साथ झलकने लगी। फिर बच्चा एक एक करके सभी के हाथों में गया। जब बच्चा अभी के गोद में आया तो उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी और वह अभी की बातें सुनकर हंस पड़ा। यह देखकर सभी चौंक गए। अभी तक वह या तो सोया था या चुपचाप था, लेकिन अभी की गोद में आते ही उसने हंसना शुरू कर दिया। सभी लोग इसे अचंभे से देखने लगे। अभी ने तुरंत मजाक में कहा, क्यों सब लोग मेरे बेटे पर नज़र क्यों गड़ा रहे हो? मैं और मेरा बेटा एक ही वाइब में हैं। उसे अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मेरे पास आते ही हंस पड़ा। अब तुम सबको जलन हो रही है ना? शंभू, हम दोनों मिलकर इन सब का हाल देख लेंगे, ठीक है? जैसे ही अभी ने कहा, बच्चे ने फिर से हंस दिया, मानो उसे समझ आ गया हो। थोड़ी देर बाद नर्स आई, बच्चे को वापस ले गई। कुछ समय बाद परिवार वालों को अनु से मिलने की अनुमति मिली। सबसे पहले अक्षय अंदर गया। उसने अपनी जान से प्यारी पत्नी को देखा, जो अब बिस्तर पर मुरझाए हुए फूल की तरह लेटी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने धीरे से अनु के माथे पर किस किया और अपनी सारी भावनाएं उसमें समर्पित कर दी। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अनु से मिलने और उसका हालचाल पूछने आए। अंदर आई अभी उसने अनु को गले लगाया और उसके चेहरे पर जगह जगह किस करने लगी। यह देखकर अक्षय और आदि को भी अंदर ही अंदर कुछ कुछ महसूस हुआ, भले ही माहौल अलग था। थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो ना? हमारा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। हमने जैसे चाहा था
हमें बेटा ही हुआ है। इसके लिए फिर से थैंक यू कहते हुए अभी ने फिर से अनु को किस किया। पहले से ही झेप रहे लोगों को और भी ज़्यादा झेपने का मौका मिल गया। लेकिन इन सब के बीच किसी को सबसे ज़्यादा जलन हुई अभी के छोटे राजकुमार को। वह जोर जोर से रोने लगा, मानो अपनी नाराज़गी जता रहा हो। अभी ने धीरे से उसके पास जाकर उसे प्यार से गोद में उठाया और अनु को दे दिया। क्या रे छोटू, मैं तेरी मामा को किस कर रही थी तो तुझे जलन और गुस्सा आ गया। चल अभी तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर रोज़ मैं तुझे अपने प्यार से नहलाऊंगी, ठीक है? अभी मम्मा को दो, कहकर अभी ने बच्चे को अनु को थमा दिया और उनकी देखभाल के लिए दादी को छोड़कर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि आदि एक कोने में बैठे हुए थे। अब तक आदि ने बच्चे को गोद में नहीं लिया था, वह बस दूर से ही देख रहा था। अभी को यह अजीब लगा, वह धीरे से उसके पास गई और बैठ गई। क्या है दया, तुमने अब तक बच्चे को गोद में क्यों नहीं लिया और अब यहाँ आकर अकेले में क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? उसके सवाल सुनकर आदि ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। अभी इस अप्रत्याशित हरकत से चौंक गई। क्या हुआ है पागल, उसने धीरे से पूछा। आदि की आवाज़ अंदर तक काँप रही थी। डर लग रहा है अभी। क्या डर? और वो भी मेरे आदि को? सब तुझसे डरते हैं, लेकिन तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कहते हुए अभी ने बच्चे की तरह उसकी नाक को हल्के से दबाया और मुस्कुराई। अनु कैसे चिल्ला रही थी देखा? उसे देखकर डर लग गया। इसे डरने की क्या बात है? मुझे अभी समझ आया कि डिलीवरी में औरतें कितनी तकलीफ सहती हैं। पहले तो मुझे लगता था कि दर्द हुआ तो अस्पताल ले जाते हैं और बस बच्चा तुरंत पैदा हो जाता है, लेकिन अनु की हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। यह कितना मुश्किल होता है, यह सोचकर ही अजीब लग रहा है। पहली बार माँ बनने वाली औरतों को देखकर एक अलग सा एहसास हो रहा है और उसी समय मैं तुम्हें भी सोच रहा था। डर लग रहा था कि जब हमारा बच्चा होगा तब तुम्हें भी यही तकलीफ होगी, तुम भी ऐसे ही दर्द से गुजरेगी। यही सोचकर डर लग रहा है। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि डिलीवरी में इतना दर्द होता है तो क्या तुम बच्चे की माँ बनने से मना कर देते? आदि के सर पर हल्की सी थपकी देते हुए अभी ने मुस्कुराकर पूछा। आदि ने सर झुका लिया और धीरे से कहकर सर हिला दिया। लो, यह सुनकर अंदर बेटी हंस रही होगी, बड़ी होकर तुम्हें जरूर डांटेंगी, कहते हुए अभी हंस पड़ी। लेकिन आदि अभी भी गंभीर था। वह गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम दिया। सुनो, यह सब बहुत सामान्य बातें हैं। एक नई जिंदगी इस दुनिया में आती है, यह कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए किसी को कष्ट सहना पड़ेगा। औरतें इस तकलीफ से गुजरती है, इसी वजह से माँ नाम का रिश्ता इतना महान होता है। इसलिए दर्द कितना भी हो, कोई भी औरत यह नहीं कहेगी कि उसे माँ नहीं बनना। इसलिए बेकार में मत सोचो, अभी सिर्फ ये सोचो कि अपनी बेटी को कैसे प्यार करना है, उसे कैसे बड़ा करना है, बस यही बात सोचो। आदि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस ली। मुझे मेरी बेटी की फिक्र तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता है कि तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी खुशी के बारे में सोच नहीं पा रहा। आदि के इस प्यार भरे शब्दों को सुनकर अभी कुछ पल के लिए चकित रह गई। क्यों परेशान हो रहे हो? चाहो तो सिजेरियन करवा सकते हैं, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अरे, नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ 1-2 दिन या हफ्ते भर दर्द रहता है, लेकिन सिजेरियन करवाने के बाद दर्द सालों तक बना रहता है। ठीक से बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, हर दिन तकलीफ होती है। इसलिए इस बारे में अब मत बात करना, वरना मैं तुम्हें अपनी डिलीवरी टाइम में हॉस्पिटल आने से भी रोक दूंगी, समझे? संभल कर रहना, कहते हुए अभी ने मजाक में पहली बार अपने आदि को डराया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को देखनी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और माफ़ कर दीजिएगा कि 2 रोज़ स्टोरी डाल नहीं पाई।